तो हेलो बच्चों, मेरे लाडलों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये टॉपिक हमारे बुक की एक्सरसाइज का नहीं है, बट क्योंकि बुक की जो एक्सरसाइजेज होती हैं सारी की सारी वो डिपेंड करती हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है फिनिश होने पर ही है, क्योंकि दो तो एक्सरसाइज हैं 10th क्लास में भी, और 9th क्लास के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में आप तब भी और 9th क्लास में तब भी, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों में पढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिक होने वाला है। ओके, तो अगर बेसिक होने वाला है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो टॉपिक हमारा होने वाला है आज का टॉपिक, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे उसका बेसिक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और क्योंकि इसका यूज़ वहाँ पर होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं आपके वीडियो आपके चैप्टर में, और वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको परेशान कर जाती है कि सर ये अचानक से कैसे हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं डिटेलिंग में पहले समझाता चलूँ, ताकि आपके लिए वहाँ पर समझना इतना टफ ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुन के आए हो तो यस, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है। क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो काम हर जगह आती है, लेकिन आपको भनक भी नहीं लगती कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लग गई। इससे पहले जो जनरलाइजेशन जो वाला जो वीडियो आया था, वाई जनरलाइजेशन मैथमेटिक्स, वो वीडियो आप देख करके आइएगा। वो वीडियो देखोगे आप तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर मिलेंगी, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर से हट करके, हम लोग ABCD का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे से रूम में हो, ठीक है, एक रूम में आपको रखा गया है और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। आपकी पोजीशन ये है, ठीक है, यहां पर कहीं पर एक गेट है, ठीक है, ये एक गेट है। आप यहां से मूव करने स्टार्ट करते हो, आप इधर जाते हो, आप इधर जाते हो, आप इधर जाते हो, आप इधर जाते हो, आप सारी जगह जाते हो, लेकिन हर बार आप दीवार से टकरा करके वापस आ जाते हो। आप गेट के पास में भी जाते हो तो गेट के पास से भी आप लौट के आ जाते हो, लेकिन हर बार आप दीवार से टकराते हो, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाते हो। बाहर नहीं निकल पाते हो इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, टकरा रहे हो का मतलब क्या है कि आप ट्राई कर रहे हो बार बार निकलने की, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, टकराओगे आप जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार आप टकराओगे दीवार से। एक और बंदा है, वो ट्राई करता है बार बार, जब सारी चीजें ट्राई करता है तो एट अ मोमेंट वो एक रास्ते से बाहर निकल जाता है, एक रास्ते से बाहर निकल जाता है, लेकिन आप सारे तरीके आजमा चुके हो, आप बाहर नहीं निकलते। तो इसका मतलब क्या निकलता है दोनों में? इस बंदे का रूम खुला हुआ था, क्या था? खुला हुआ था, तभी तो इससे बाहर आ पाया। आपका रूम जो था वो क्लोज था, क्या था? क्लोज था। अगर आपका रूम क्लोज है तो इसका मतलब आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी बस इसी बारे में है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझना ज़्यादा टफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर, और इसमें हम लोग ट्राई करते हैं पहले एडिशन। तो एडिशन के लिए मैं दो नेचुरल नंबर लूंगा, 5 प्लस में 4, तो मुझे 9 मिलता है। ठीक है, तो 5 प्लस 4 कर दूं या 4 प्लस में 5 कर दूं तो मुझे हर बार क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसका मतलब है दोनों बार में सेम आंसर आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है ऐड करने पर भी, दो नेचुरल नंबर को मैंने दो नेचुरल नंबर को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद में मुझे क्या मिला? नेचुरल नंबर ही मिला। ठीक है, और अगर ऐड करने पे मुझे नेचुरल नंबर मिला, इसका मतलब मैं नेचुरल नंबर में ही एफर्ट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर का मतलब कि मैं n के अंदर एफर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एट द एंड n में ही रह जा रहा हूं। इसका मतलब कि इस ऑपरेशन से, यानी इस तरीके से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका क्लोज है। ठीक है, तो फॉर नेचुरल नंबर एडिशन इज क्लोज, एडिशन इज क्लोज, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन करूँ तो 5 माइनस 4 तो मुझे 1 नेचुरल मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं 4 माइनस 5 करूँ तो मुझे -1 मिलेगा, दैट इज नॉट नेचुरल। तो इसका मतलब है कि जो माइनस होता है वो ये वाला केस हो जाता है, माइनस खुला हुआ है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर फॉर नेचुरल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर फॉर नेचुरल नंबर। अभी मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगला आप और देखो। अगर मैं 5 इंटू 4 करता हूं या 4 इंटू 5 करता दोनों बार में मुझे जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल मिलेगा, एज ए रिजल्ट भी नेचुरल नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि मल्टीप्लीकेशन इज क्लोजर टू नेचुरल नंबर। बट अगर मैं 5 में 4 का डिवाइड कर देता हूं तो मुझे नंबर नेचुरल नहीं मिलता है, इसका मतलब डिवीजन इज नॉट क्लोजर इन नेचुरल नंबर्स। इतनी बात आपको क्लियर है? बस क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यहां पर समझ में आ गई। इफ यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड द रिजल्टेंट इज नॉट इन द सेम सेट फ्रॉम विच यू हैव टेकन द नंबर्स, देन दैट ऑपरेशन इज नॉट क्लोजर इन दैट सिस्टम ऑफ नंबर्स। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर और एट द एंड आपको रिजल्ट कुछ और नए नंबर सिस्टम में मिल जाता है, तो आप बोलोगे कि ये ऑपरेशन इस सेट में या फिर इस नंबर सिस्टम में क्लोजर नहीं है, ठीक है। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छोटी सी चीज है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल नंबर होल नंबर के लिए सेम हो जाएगा, इंटीजर के लिए भी सेम हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर के लिए भी आप प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन तो बोल सकते हो, लेकिन डिवीजन में जब आप जाओगे तो इंटीजर का इंटीजर से डिवाइड करने पर भी आप रैशनल नंबर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये तीन तो ज्यादातर जगहों पर, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तो आपके लिए क्लोजर मिल भी जाएंगे, लेकिन डिवीजन आपको क्लोजर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स में। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ बात करनी भी नहीं है, हम लोगों को सिर्फ बात करनी है किसमें? हम लोगों को बात करनी है इंटीजर और रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर और रैशनल नंबर में बात कर लेते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। पहले आप इंटीजर लो। इंटीजर में आप देखो, आप 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 20। आप 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 5 कर दो, प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दो, माइनस 8 कर दो। ये जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर 25 और प्लस 5, 25 प्लस 5 30, 4 9 36, 36 और 30 66 हो जाएगा। 66 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 58। मतलब जो भी नंबर आएगा आपके इंटीजर को बिलोंग करेगा वो। यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर क्लोजर फॉर इंटीजर। अब उसके अलावा आपका जो एक्सपोनेंट है वो भी हम इसमें ऐड कर लेते थे। एक्सपो भी जो होता है ना, एक्सपो कौन सा वाला? पॉजिटिव एंड इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है कि इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं 2/3 लिख दो, 1/2 लिख दो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल जो भी आपका एक्सपोनेंट होता है वो भी क्लोजर होता है इंटीजर के लिए, ठीक है ना। तो इंटीजर में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कर दूं, प्लस में 5 का स्क्वायर कर दूं, इंटू 3 कर दूं, प्लस में 7 कर दूं, माइनस में 8 इंटू 2 कर दूं, तो जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज बिलोंग करेगा किसको? इंटीजर को। ये वाली बात आपको क्लियर है? तो अब मैं हर बार नंबर तो लिखूंगा नहीं, नंबर लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जनरल फॉर्म लेना स्टार्ट करूंगा। जनरल फॉर्म लेना स्टार्ट करूंगा इन द सेंस, अब मैं क्या करूंगा कि मैं नॉर्मल लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर प्लस m इंटू एन प्लस एल, वेयर q, m, n एंड l बिलोंग्स टू इंटीजर, देन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, और अगर वो एक इंटीजर होगा तो मैं उस इंटीजर को अपने हिसाब से नाम दे देता हूं, सपोज a। तो मैं इस पूरे की जगह पर a भी लिख दूं तो मुझे ये पता है कि ये जो भी देगा वो एक इंटीजर होगा, और इंटीजर में इन जनरल कुछ भी बोल सकता हूं। तो अगर कहीं पर भी लिखा हो 5m स्क्वायर प्लस में 7
n प्लस c, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक इंटीजर है, और अगर ये पूरा इंटीजर है तो मैं इसको जो भी बोलना चाहूँ तो t बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकता हूँ। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग एनी काइंड ऑफ नंबर इन दिस फॉर्म यूजिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाती है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब यूज करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज। वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, वो इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, आपको पता है? हाँ सर, जान तो लिया है। अगर आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जान लिया है तो मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल के बारे में। जब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं, जब मल्टीपल्स लिखता हूँ मैं, तो जब मैं इवन नंबर की बात करता हूँ तो मुझे पता होता है कि इवन नंबर जो भी होते हैं उसका मतलब होता है 2 इज अ फैक्टर, और अगर 2 जिसका भी फैक्टर होता है वो एक इवन नंबर होता है। अब मैं आपके सामने 5 इवन नंबर लिखता हूं, 500, 250, 100, 98 और 76। अब आप इन सबको देखो कि ये जितने भी हैं इसको मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2। तो दिस इज 2 इंटू 250, दिस इज 2 इंटू 125, दिस इज 2 इंटू 50, दिस इज 2 इंटू 49 एंड दिस इज 2 इंटू 38। व्हाट्स चेंजिंग? क्या बदल रहा है? सिर्फ ये नंबर बदल रहे हैं इधर वाले। क्या 2 सब में है? जो चीज सब में होती है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि इसका मतलब जब मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहा हूं तो मैं हर बार सारे नंबर तो नहीं लिखूंगा। अब मैं इन सबको मिला करके एक जनरल फॉर्म लिखूंगा फॉर मल्टीपल ऑफ 2। फॉर मल्टीपल ऑफ 2 कैन बी रिटन एज, ये सभी ये पता है हमारे लिए कि जब मल्टीपल होते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर होता है। इनके लिए मैं जनरल स्टेटमेंट देता हूं 2 इंटू इंटीजर, एनी इंटीजर। और 2 इंटू एनी इंटीजर जो होता है या फिर सम इंटीजर जो होता है, ये इसका जनरल फॉर्म होगा। किसका जनरल फॉर्म? मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 को मैं लिखता हूं 2 इंटू सम इंटीजर के लिए। अब मुझे सम इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैंने जनरलाइजेशन सीख लिया। तो मान लेते हैं कोई भी इंटीजर मैंने m मान के रखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं 2m या 2n। यहां पर n बिलोंग करता है मेरा इंटीजर को। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आप 2n लिख रहे हो ये एक इवन टाइप का नंबर है, क्योंकि इसमें 2 हर बार आएगा, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 तो आनी है, और इसके बाद में वो किसी एक मल्टीप्लाई से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब मैं लिखता हूं 2 इंटू 250, सो दिस इज टेलिंग दैट 500, दिस 500 इज 250th मल्टीपल ऑफ 2। दिस इज टेलिंग व्हाट? 500 is 250th multiple of 2. When I'm writing 4, this is 2 into 2. So this 2 is telling me that this 4 is second multiple of 2. If I am writing 16, which is 2 into 8, so this 8 is telling me that 16 is 8th multiple of 2. So this is the first letter which is our multiplicand. This telling me that ki of which number this number is multiple, यानी जो 16 है ये किस नंबर का मल्टीपल है, and this number is telling me which multiple is this, which multiple of this is this means कि ये 2 का कौन सा मल्टीपल है भाई। तो कौन सा मल्टीपल है ये? 16 कौन सा मल्टीपल है? 8th मल्टीपल है। 4 कौन सा मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल है। 500 कौन सा मल्टीपल है? 250। दिस इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट विच मल्टीपल इज दिस। ओके, सो व्हेन आई एम राइटिंग मल्टीपल ऑफ 2, तो विच मल्टीपल? nth मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर इज ऑलवेज सम मल्टीपल ऑफ 2 एंड विच मल्टीपल? nth मल्टीपल। n कैन बी एनी इंटीजर। अब यहां पर आप 1 रखोगे 2 आ जाएगा,
2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आ जाएगा, 4 रखोगे 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ का नंबर चेंज करते रहो कि अगर आपको कौन सा मल्टीपल चाहिए, आपको चाहिए मान लो 8th मल्टीपल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2n की जगह में 8th मल्टीपल लिख दूंगा, 16 आ जाएगा। मुझे चाहिए 125th मल्टीपल, तो मैं करूंगा 2 × 125 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 250 इज 125th मल्टीपल ऑफ 2। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग जब इवन नंबर लिख रहे हैं तो 2n क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं अपन इस मल्टीपल के बारे में। आप समझते रहना, बस आराम से समझते रहना, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप बस समझते रहो। ठीक है, अब मैं उसी तरह से लिखूंगा कि जब मैं लिख रहा हूं मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 2n टाइप में। अगर मैंने मल्टीपल ऑफ 3 लिखा तो बुक किस टाइप का होगा, वो 3n टाइप में होगा। अगर मैंने लिखा मल्टीपल ऑफ 4 तो बुक कौन से फॉर्म होगा, 4n के टाइप में होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 5 तो उस 5 उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं 5n टाइप पे लिख सकता हूं। मुझे n चेंज करना है, मैं m टाइप में लिख दूंगा और m को बता दूंगा m इज सम इंटीजर। बट व्हेन आई एम राइटिंग लाइक 20, देन अगर मुझे इसको बताना है कि 4 × 5, तो ये 5 का कौन सा मल्टीपल है, 4th मल्टीपल है। इसी को मैं घुमा के लिख देता हूं 4 × 5, तो 4 का कौन सा मल्टीपल है, 5th मल्टीपल है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि q = 2c, तो इसका मतलब होगा q इज cth मल्टीपल ऑफ 2, यानी q इवन नंबर है। कौन सा मल्टीपल है, cth मल्टीपल, वेयर c इज एन इंटीजर। समझ आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ लेते हो आप, बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। अगर कहीं पर भी अगर 2c लिखा हुआ है और c एक इंटीजर बोला तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इवन नंबर है। कहीं पर भी अगर 5m लिखा हुआ है तो आपको इतनी बात की खबर तो मिल जाएगी कि अगर m एक इंटीजर है तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी इसका एक फैक्टर 5 होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर कभी भी अगर 4c लिखा हुआ है तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होने का मतलब भी यही होता है कि इसका एक फैक्टर 2 होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। इतनी बातें आपको समझानी थी। ठीक है, गुड। चलो भाई, चलो अब बस लास्ट टॉपिक आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको रैशनल नंबर समझा दूं मैं। ठीक है, क्लोजर इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो याद रखना, रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल इज रैशनल, एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। तो इसका मतलब है कि रैशनल्स आर क्लोजर फॉर ईच प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर कहीं पर भी लिखा हो कि आपके पास में 2 प्लस में 5 अपॉन में 2 अपॉन में 3, इस टाइप का कोई भी नंबर लिखा हो, कैसा भी एक्सप्रेशन लिखा हो, इफ ही सेज दीज ऑल आर रैशनल, देन हम लोग बोलेंगे कि रैशनल के लिए दीज ऑल बिलोंग्स टू द सेट रैशनल, ये रैशनल को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोजर। तो कहीं पर भी कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, अगर आपके पास उसने बोला है कि x बिलोंग्स टू रैशनल, नॉट रैशनल, दिस इज रैशनल। ठीक है, x बिलोंग्स टू रैशनल एंड 5 बिलोंग्स टू रैशनल, ये तो हमें पता ही है। और कहीं पर लिखा हुआ x प्लस में 5 अपॉन में 2, या फिर x² प्लस में 5 अपॉन में 2, क्या ये रैशनल को बिलोंग करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, बिलोंग्स टू रैशनल, दिस इज द रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज द रैशनल नंबर। बस ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो काम हो गया अपना। तो 3 बातें जो हम लोगों ने सीखी, वो 3 बातें ये हैं
पहली बात कि इंटीजर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन, subtraction and multiplication but not for division। ठीक है, डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं होते। दूसरी बात जो हम लोगों ने सीखी कि मल्टीपल ऑफ 2 और इवन मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, जिसमें ये बताता है ये वाला जो नंबर होता है। और इसके अलावा मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं और मल्टीपल ऑफ, जनरल स्टेटमेंट लिखता हूं, मल्टीपल ऑफ n। इसका मतलब होता है कि n मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, ये वाला जो नंबर होता है ये बताता है किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, और ये बताता है कि कौन सा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, ये बताता है किसका मल्टीपल है, ये बताता है कौन सा मल्टीपल है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू इंटीजर लिख देता हूं 8, तो ये बता रहा है कि कौन सा मल्टीपल है, 8 मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। नंबर क्या होगा, 16 होगा, 2 8 16। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता है तो आपको समझ में आ जाती है वो बात। तीसरी बात जो हम लोगों ने सीखी वो ये कि भाई रैशनल के घर में कुछ भी हो जाए, तलवारें चल जाए, डंडे चल जाए, पानी फेंका फाकी हो जाए, बम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी होगा, रैशनल कभी अपना घर नहीं छोड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो रैशनल आर ऑलवेज क्लोजर, रैशनल नंबर्स आर always closer for addition, subtraction, multiplication and division। ये 3 बातें आप दिमाग में रखना। कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रूव एनी नंबर इरेशनल। पहले हम लोगों ने एक बार मेथड देख ली थी कि √2 को हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे क्या हो गया था, जिससे कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो हमने बोल दिया था दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग एक अलजेब्रिक मेथड ट्राई करेंगे जिसको हम लोग डेरिवेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग 2 मेथड्स पढ़ेंगे। एक्चुअल में 2 मेथड्स मतलब एक हम लोग किसी नंबर के लिए करेंगे और एक जनरलाइजेशन n के लिए कर देंगे, और सेकंड हम लोग वो मेथड यूज करेंगे, ये जो मैंने स्टार्टिंग में 2 बताई कि एक नंबर के लिए हम लोग जनरल मेथड अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे और एक √n के लिए यानी कि जनरल मेथड ट्राई करेंगे। तो ये दोनों एक मेथड में आ जाएगा जो कि 9th क्लास के लिए होगी। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, उसके अलावा उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, तो वो हम लोग 10th क्लास के लिए करेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा वो आपके 9th और 10th का कंबाइन होगा। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।